तो हाय माय क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है वैसे ही आपने पॉलिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं और अभी हमने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट है। आप पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिएगा। चलिए बिना बकवास के शुरू करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंड में रखना है आपको कि 6 दिसंबर की जो डेट है वो आपके लिए डिले की गई है, ऐसा मान के चलना है आपको। ठीक है, चलो। हमारा सब कुछ गलत होना चाहिए, फिर हमारा PYQ गलत नहीं होना चाहिए, हमारा एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। जहाँ ट्रिक बन सकती है मैं बताऊंगी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है कि PYQ आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, है ना, ताकि आप पेपर टाइम जाते समय इसको कान में लगाकर 1x 2x 1.5x जितना आपको सुनने की क्षमता है उस पर आप सुनकर ख़त्म कर दें, है ना। जानने से पहले मैं कह रही हूँ, पेपर जाने से पहले इसको तुम कान में लगाना, क्योंकि तुम खुद से इतने सारे खुद नहीं कर पाओगे। बट वही मेरे पास वीडियो अवेलेबल रहेगी, तुम फटाफट एक बार देख जरूर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू के बकवास के। बोले सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गायकवाड़ कहाँ के हैं? बड़ौदा। गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, भोसले नागपुर। भोसले नागपुर। अब देखो, ये तो हमेशा ही रहता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें अभी हाल फिलहाल में भी तुम्हें दिखा ही होगा और हमेशा ही आता है कि गायकवाड़ कहाँ के हैं? बड़ौदा के हैं। गायकवाड़ बड़ौदा। होलकर इंदौर तो ईजी है, होलकर इंदौर याद हो जाता है ना। पर ये सिंधिया जो है ना, सिंधिया और ग्वालियर, ये थोड़ा सा लगता है कि सिंधिया और ग्वालियर कैसे होगा। तो यार इसकी तो मुझे ट्रिक बनती ही नहीं हो, मेरे से हमेशा गलत होते थे, पर अब तो नहीं होते हैं। अब तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया है। तो सिंधिया के हैं ग्वालियर। तो ऐसा कर लो कि जो सिंधी है ना, सिंधी बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। थोड़ा सा गा भी लिया करो यार, सिंधी जो है थोड़ा सा गा भी लेते हो, मतलब खाली नाचते रहते हो, पंजाबी नाचते नहीं आते। तो सिंधिया ना थोड़ा सा गवा लिया करो, है ना, थोड़ा सा गवा लिया करो साथ में। अब भोसले नागपुर, तो यहाँ पे नाग और जैसे नाग को मैंने देखा ना, जैसे मेरे सामने नाग आया, जैसे मैंने नाग को देखा वैसे मेरे मुंह से क्या निकला? भोसले। ठीक है भाई, प्लीज़ मुझे जज मत करना, मेरे से कुछ बनता नहीं है ऐसा, मैं ऊट पटांग करके याद कर लेती हूँ और सच में मुझे बहुत याद है, मुझे बहुत दिनों तक याद रहता है। तो नाग को देखते ही क्या निकलता है? भोसले, है ना। यू नो वेरी वेल कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। चलो, मराठा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मराठा चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। किसके रूप में? चौथ और सर देशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। मराठाओं ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कौन सा कथन सही कौन सा कथन गलत है। तो कथन 1 सही है। क्यों? क्योंकि मराठाओं ने 14 जनवरी 1761 में अफगानों के विरुद्ध पानीपत के तृतीय युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ना कि द्वितीय युद्ध में। तीसरे युद्ध में पहला दूसरा तो निपट के तीसरे वाले ने बोला अरे हाँ अंतिम युद्ध है, असली मराठा हैं, हम लड़ेंगे आगे, है ना। तो मराठाओं ने तीसरे युद्ध पार्टिसिपेट किया, ना कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में। और मराठा जो राजस्व वसूल करते थे वो कैसे वसूल करते थे? चौथ और सर देशमुख के कर के रूप में वसूल करते थे। ठीक है, आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम्हें PYQ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दी जाने वाली जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? तो गए थे अजीमुल्ला खां। कौन गया था? अजीमुल्ला खां जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समकक्ष लंदन में गए थे, अजीमुल्ला खां गए थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के प्रधान सलाहकार थे। कौन थे ये? प्रधान सलाहकार थे। मराठा देखो यार हमेशा आता है पेपर में, हमेशा। तो तुम या तो तुम हमेशा के लिए तैयार कर लो, तो फिर हमेशा के लिए गलत करते जाओ, तुम्हारी मर्जी है। देखो, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या है? लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं, लोग कोचिंग के पीछे भागते हैं, पर लोगों को लगता है PYQ तो मैं अंत में कर लूंगा, जबकि सबसे पहले यही करना चाहिए। इसी को छुपा के आंसर छुपा लो, फिर तुम रिप्लाई देने की कोशिश करो, फिर खूब ढेर सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो। ये तरीका होता है प्री निकालने का। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्रों का नाम क्या था? तो उनका नाम था नाना साहब। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्रों का नाम नाना साहब था। 1824 के वेणुग्राम में माधवराव नारायण के घर जन्मे नाना साहब वर्ष 1827 में बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने गोद लिया था। ठीक है, अब तुमने वाली मूवी नहीं देखी ये मणिकर्णिका? जिसने नहीं देखी एक बार देख लो जाके। इसलिए क्या होता है ना कि माइंड में चीज़ें छप जाती हैं कि कौन कैसा चल रहा था। और मणिकर्णिका देख लो, और जो तुम्हारी बाजीराव नहीं आई थी, ये सब मूवी देखने से थोड़ा सा ये मराठा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और अभी भी तो शायद किसी की न्यू मूवी थी, जिनीलिया वगैरह की शायद आई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने किया था। सर्वाधिक विरोध सबसे ज़्यादा जो था कि स्ट्रॉन्ग एकदम कि हम हैं तो हम हैं। मूवीज़ में भी देखो हमेशा उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। अभी देखो भाई संभाजी आई थी, मेरी रिकमेंडेशन में तुम संभाजी देखो। लोगों ने बोला अरे प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, एक्स्ट्रा दिखाया गया।
भाई हिस्ट्री का अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो तुम्हें मूवीज में देखनी चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक है ना। आ जाओ, अब देखो मराठे के कुछ युद्ध हुए थे है ना, अब ये तुम्हें युद्ध सारे याद होने चाहिए। तो अब देखो इन्होंने तीसरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया 1761 में, ठीक है, जिसकी भारत में मराठों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई थी इसके बाद, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। विलेजरी ने 1802 में पेशवा को बसीन की संधि करने के लिए बाध्य किया था। किसकी संधि करने के लिए? बसीन की संधि। अब ये आता है कि बसीन की संधि का सन क्या था, तो ये तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हें, 1802 बसीन की संधि है ना। अगर एक दो याद रहेंगे ना सन तो तुम एलिमिनेशन राउंड से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फिर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को पूर्ण उन्मूलन कर भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। अब मराठाओं से रिलेटेड हमको 3 युद्ध हैं, तुम्हें याद होने चाहिए सारे युद्ध, अभी आगे आएंगे तो मैं बता दूंगी, इसकी ट्रिक भी है। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव द्वितीय ने किए थे। किसने किए थे? बाजीराव द्वितीय ने किए थे, 13 जून 1817 को। अब देखो यहाँ पे मैं कोई हल्की सी खाली जगह पे है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, देखो अब तुम यहाँ पे लिखो साल भर, इसको कमेंट में लिख देना प्लीज, साल भर बस से पूना गए। साल भर किससे पूना गए? बस से पूना गए। अब देखो साल भर का मतलब है, साल से मतलब है तुम्हारा साल बाई की संधि। पहले जो मराठा युद्ध हुआ है उसमें तुम्हारी हुई है साल बाई की संधि। किस साल की संधि हुई है? साल बाई की संधि हुई है क्लाइव और रघुनाथ राव के बीच में, ठीक है। साल भर बस से पूना गए, तो अब बस से होगा तुम्हारा बसीन की संधि। सेकेंड वाले में तुम्हारी हुई है बसीन की संधि, ठीक है। और थर्ड वाले युद्ध में तुम्हारी हुई है पूना की संधि। किसकी संधि हुई है? पूना की संधि हुई है। अब तुम्हें याद रखेगा ये चीज़, पहले में तुम्हारा साल बाई की संधि, दूसरे में तुम्हारा बसीन की संधि 1802 में हुई है बसीन की संधि। पहली वाली तुम्हारी ये हुई है पहले वाले युद्ध में 1775 में जो युद्ध हुआ था, सेकेंड वाली 1802 में हुई है, और तीसरा युद्ध जब 1817 में हुआ है तुम्हारा, तब पुणे की संधि हुई है, ठीक है। अब ये ट्रिक तुम मेंशन कर दो कमेंट में तो दूसरों का भी भला हो जाएगा, हमेशा अपनी भलाई नहीं देखनी चाहिए। आ जाओ, आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें और उनको संधियों का सही कालानुक्रम में लगाएं, है ना। तो अब तुम देखो कालानुक्रम में लगाना है, तो तुम्हें बसीन वाला तो तुम्हें याद है कि 1802 है, अभी मैंने बताया ना ऐसा कि 1802 में बसीन की संधि है, तो सबसे पहले तुम्हारा होगा 1802 बसीन की संधि, ठीक। फिर देवगांव की संधि हुई है तुम्हारी भोसले और अंग्रेजों के बीच 1803 में हुई है। कब हुई है? 1803 में हुई है। और सबसे अंतिम में कौन हुई है? अर्जुन गांव की संधि। अर्जुन गांव की संधि हुई है 30 दिसंबर को। ये तुम्हारी 17 दिसंबर को हुई है, ये 30 दिसंबर को। इतना पास पूछा है क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो 1 और 3 कारण था। कौन कौन सा था? कि बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था पहला, और तीसरा कारण था कि पेंशन की मंजूरी जो है वो वंशानुगत नहीं थी। ऐसा नहीं कि आप वंशानुगत पेंशन लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग सम्मिलित नहीं है? तो तुम्हें मैंने बताया था, कल ही सारे युद्ध पढ़ाए हमने, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है तुम्हारा? 1764 में हुआ है। कब हुआ है? 1764 में हुआ है, वेंसीटाट में, वेंसीटाट जनरल गवर्नर के काल में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है तुम्हारा? 1767 में वेलेस्ट के काल में। द्वितीय कब हुआ है? 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स में। तीसरा कब हुआ है तुम्हारा? 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1799 वेलुचली में, जिसमें टिपू सुल्तान मर गया था। कल ही मैंने पढ़ाया ये चीज़, है ना। अब तुम मुझे जरा वो बताओ, ट्रिक बताओ इसकी, मैं जो मैं कल याद कराई थी आंग्ल मैसूर वाली, मामा श्री। तो मामा श्री में कौन कौन संधियाँ हुई हैं? और दूसरी ए पापा वाली में भी कौन कौन संधियाँ हुई, मुझे बताओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है, एक बार याद कर लो तो याद रह जाएगा हमेशा तुम्हें। हैदराबाद संस्थापक कौन थे? चिनकलिच खां थे। कौन थे? हैदराबाद संस्थापक तुम्हारे चिनकलिच खां। अवध के कौन है? बुरहान उल मुल्क। अब देखो अवध में तो अभी तो फिलहाल आप जान ही रहे, योगी जी का राज चल रहा है, वहाँ पे अयोध्या चल रहा है। अब वहाँ पे कोई क्या कर सकता? कोई बुरखा पहन सकता है वहाँ पे? किसी के दम नहीं कि वहाँ पे कोई बुरखा पहन के घूम जाए। भाई मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर कोई मुस्लिम देख रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको हर्ट करना चाह रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए, है ना। प्लीज़ मुझे माफ़ करें अगर मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ तो। नेक्स्ट है बंगाल, मुर्शीद कुली खां। बंगाल में कौन था? मुर्शीद कुली खां।
नेक्स्ट अब देखो बंगाल में कैसा है। अब तुमने देखा होगा कि जैसे देखते नहीं रोड के कॉर्नर्स पे लगे रहते हैं कि बंगाली बाबा से आप ये करवाइए वो करवाइए, वैसे उनका नाम ऐसे रहता है, खां खां करके, है ना, बाबा खां ऐसा करके। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल हो गया। रुहेलखंड के कौन है? अली मोहम्मद रुहेला। कौन है? अली मोहम्मद रुहेला। रुहेलखंड रुहेला, ये तो ईजी है, ठीक। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? कि जब प्लासी का युद्ध हुआ है तो ब्रिटिश विजय हुई, तो उसका प्रमुख प्रतिफल क्या था, रिजल्ट क्या था उसका? तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई। बंगाल के जो नवाब थे तो उसमें ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हुई। कैसे? देखो, पहला तुम्हें याद रखना है किसका कब हुआ, डेट याद रखनी है तुम्हें। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? अब ये भी आता है कि किसे किसके बीच हुआ, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार में वृद्धि हो गई। हालांकि सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप ही बना रहा। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसे किस वाहन का प्रयोग किया था? तो ये नहीं आने वाला, ऊंट। हाँ, पर ये है कि देखो ऊंट ठनका है तो ठनका ही है। 2010 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल का। तो भाई भागना से तुम घोड़े से भागते, तुम ऊंट से भागने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पर ठीक है, जैसे इसको सवारी मिली भाग लिया, है ना। कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? 23 जून 1757 को प्रातः ये युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हो गया, तो ये गलत है। अच्छा, इतना इतना डीप कौन ही पूछता है, बट हाँ वही है ना कि कब युद्ध हुआ कब खत्म हो गया, ये भी याद रखना चाहिए आपको। चलो, तो किसी किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो पहला तो यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है। दूसरा 23 जून 1757 को हुआ था ये युद्ध, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लाइव के नवाब ने दोषारोपण किया कि उसने अलीनगर की संधि की शर्तों का पालन नहीं किया है और नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही वे अपनी सेनाओं को लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल दिया, ठीक है। इस षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, जिसका दाहिना भाग राय दुर्लभ राय और बायां भाग मीर जाफर के नेतृत्व में था। दोनों ही अंग्रेज से मिले हुए थे। बताओ, अब तुम सोचो यही है ना कि फिर लोग कहते हैं कि कैसे हुआ कैसे हुआ। अब तो तुम खुद ही मिल जाओगे। बताओ, दुर्लभ राय और मीर जाफर, ये दोनों ही, अब क्या ही बोले, दोनों मिल गए जाके, ठीक है। नवाब भाग खड़ा हुआ, परंतु राजमहल के निकट उसको पकड़ लिया गया बेचारे को और मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसका मोहम्मद बेग द्वारा कत्ल करवा दिया। अब देखो वही है, जब तुम खुद गद्दारी करोगे तो घर में भी वही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचा और 5 दिन क्लाइव ने उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है? तो नवीन चंद्र सेन है ऐसे जिन्होंने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप याद कर सकते हैं। और यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है? यदुनाथ सरकार ने कहा है कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ है, ठीक है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो कौन कौन था उसमें? शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई का काल आपको याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कौन कौन था उसमें? और इसमें सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है, और मीर कासिम के मध्य हुआ। अब मीर कासिम तो दिल्ली भाग गया, 1777 में वे उसकी वहीं पे मृत्यु भी हो गई। और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, बेचारे नतमस्तक हो गया वहीं पे कि मुझे माफ़ करो। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। हाँ, मैंने कहा ना कि याद रखोगे तो मेरे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। अब देखो, तुम्हें पता है कि बक्सर वाला तो तुम्हें पता है कि 1764 था, इसको करो तुम पहले, ठीक। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, क्लाइव दोबारा कब आया था? इलाहाबाद संधि मैंने कल जो पढ़ा है 1765 याद करो, तो मैंने बताई थी, ये देखो। तो तुम ऐसे करो कि 1765 तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि 3 के बाद ही 2 आएगा, है ना, तो ये तो खत्म हो गया, 2 से 3 आ गए, ये खत्म करो। 3 के बाद 2 आएगा तो ये भी खत्म करो, बचे तुम्हारे पास 2। ये होता तरीका करने का पेपर में कि 3 के बाद ही 2 आना चाहिए, तो ये तुम्हारे तो दोनों हट गए, ठीक है। अब क्लाइव का पुनः आगमन कब हुआ? 1765 में ही हुआ है, तो क्लाइव वाला भी 1765 हो गया, ये भी मैच हो गया, यहाँ पे हो गया। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, 65 था ये, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स तो ये बना 1773 में बना था। कब बना था? 1773 में।
अब तुम क्रम से लगा लो तो बी वाला सही है। कैसे? 1764 में पहले आएगा, फिर उसके बाद क्लाइव का पुनः आगमन हुआ मुनरो के बाद, फिर उसके बाद तुम्हारा ये इलाहाबाद संधि हो गई, और अंत में तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग्स का दोबारा गवर्नर बनना। तो एक और दो पता हो ना तो भी आप निकाल सकते हो। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो मेजर कूट की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, मीर जाफर और क्लाइव ने मिलकर राजा राम नारायण के दमन के लिए एक सेना भेज दी। किसके नेतृत्व में? तो मेजर आयरकूट के नेतृत्व में। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। क्या कहते थे? आप कोई पूछ ले कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहते थे, तो मीर जाफर को कहते थे। जाफर, हाँ, वो जाता था अलादीन वाला कार्टून आता था, उसमें कहता जाफर, एक छोटे थे हम लोग, आते नहीं था अलादीन ऐसा करके, उसमें जाफर था। तो ऐसे ही कर लो, तो जाफर ना वो क्लाइव का गीदड़ था। अब यही अपने ही लोग जब क्या कौन सा गाना है, अपने ही गिराते हैं नशे मन को गुजरी, वही वाला हाल है। आ जाओ, घटनाओं को कालानुक्रम में लगाना है। फिर देखो मैंने बोला 1764 तुम्हारा, पहले तो ये कर लो तुम, बक्सर के युद्ध हो गया। इलाहाबाद संधि तुम्हारे को 1765, तो अगेन 2 के बाद ही 4 आना चाहिए, तो 2 के बाद 4 ठीक है। अब देखो 4 और 2 ये हटाओ तुम्हारा, अब यहाँ पे भी देखो 2 के बाद 4 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए। अब तुम्हारे पास 1 हटकर तुम्हारे पास 3 अब बचे। मीर जाफर की मृत्यु और काल कोठरी की घटना कब कब हुई है? तो काल कोठरी की घटना हुई तुम्हारी 1756 में, ठीक है, 20 जून 1756 में तुम्हारी काल कोठरी की घटना हुई है। बक्सर के युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 में। मीर जाफर की मृत्यु हुई है 1765 में फरवरी में, और इलाहाबाद संधि तुम्हारी अगस्त 1765 में। तो आंसर कौन सा होगा? ए, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे ना। कौन सा कथन असत्य है? 1765 में इलाहाबाद संधि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो तुम्हारा डी असत्य है। क्या असत्य है इसमें? बोल रहा है कि युद्ध के हर्जाने के रूप में सुजाव दौलत संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में नहीं दिए गए थे। यहाँ पे देखो, सबसे देखो सिंपल सी बात है, 50 लाख रुपए कौन ही दे देगा उस टाइम पे, तो एक किस्त में नहीं दिए गए थे इनको शायद 3 किस्तों में दिया गया था। एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, इनको क्या हुआ था कि 50 लाख रुपए एक ही किस्त में ना देकर इन्होंने 9 किस्तों में दिए थे। कितने किस्तों में? 9 किस्तों में देने का वादा किया था। बाकी सब तो ठीक था, पर 50 लाख रुपए 9 किस्तों में देंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी? तो मीर कासिम ने, है ना, मीर कासिम ने। तो ऐसा कर लो कि मीर कासिम एक ना कसाई आदमी था। क्या था? एकदम कसाई आदमी था, एकदम कसाई आदमी था। उसने बोला कि यार मुर्शिदाबाद, ये क्या ऐसा मुर्शिदाबाद, ऐसा कब्रिस्तान वाली वाई आ रही है, मुर्शिदा, तो हटाओ ये सब, इसको ऐसा मैं मुंगेर लेके जाऊंगा। बोला अरे भाई मुंगेर क्यों लेके जा रहा है, क्या दिक्कत है? अरे बोला अरे मुंगेर ले चलो, वहीं जाके अंगूर खाएंगे हम। तो क्योंकि वो कसाई आदमी था, तो उसने बोला हटाओ ये सब, मुर्शिदाबाद वगैरह हमें नहीं करना, मैं बहुत कसाई आदमी हूँ, मुझे अंगूर खाने, मुझे मुंगेर ले चलो। ये सब कहानी बकवास है यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना तुम्हारे दिमाग में था कूड़ा भरने के लिए। पर जब तुम्हें अपनी भाई क्यों मिलेगा तो मुझे थैंक यू बोलना होगा प्लीज़। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो मैंने भी बताया था कि हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के साथ उसमें चल रहा था ये सारा कांड, और 22 अक्टूबर 1764 में इनका युद्ध हुआ था। किससे किसके बीच? मीर कासिम और तुम्हारा हेक्टर मुनरो के बीच। और बस किसने कहा था 1765 से लेकर 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो ये किसने कहा था कि बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो ये तुम्हारा कहा था के एम पडिक्कर ने। किसने कहा था? के एम पडिक्कर ने बोला कि बंगाल की सरकार जो है तुम्हारा एक डाकू राज्य था। ठीक है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिसमें राजस्व के प्रशासन में 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। क्या आपको ऐसा है कि मैंने 2x में बोल दिया? जी हाँ, मैंने 2x में बोल दिया, मैं ये भी कर लेती हूँ। तो वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ऐसा था जिसमें मीर कासिम ने बंगाल के नवाबी जो है वो प्राप्त की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके। ठीक है, इसने क्या बोला है? इसने नवाब बदलने का निश्चय किया, जिसके तहत सन 1760 में मीर कासिम के साथ समझौता हुआ। उसने नवाब बदलने के बदले बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई, और सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा दे दिया। ठीक है, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल के जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकार का विरोध किया? तो जेम्स ग्रांट ने
जमींदारी जो जमींदारी का स्वामित्व था उससे संबंधित अधिकारों का विरोध किया था। भारत में सक्रिय ब्रिटिश सैनिक और इतिहासकार थे ये, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आए थे वो कौन था? तो कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में ये आए थे। कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के रूप में आते ये। 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला सेनाओं ने फोर्ट विलियम घेर लिया और 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो सूतानाती, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये अभी क्वेश्चन आया था। सूतानाती, कालीकाता और गोविंद, कालीकाता मतलब कोलकाता ही है मुझे लगता है यहाँ पे, कालीकाता और गोविंद नगर। कौन कौन है? सूतानाती, कालीकाता और गोविंद नगर ऐसे हैं जिसकी जिम्मेदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तुम पी लेना इसको बोल करके। अलीवर्दी ने बोला कि यूरोपीय जो है ना उनको मधुमक्खियों से कंपेयर कर दिया उन्होंने बोला मधुमक्खियां जो छेड़ने पर काट कर मार डालेंगे, अन्यथा शहद देंगी। अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो काट के मार देंगी, नहीं तो तुम्हें शहद देंगी। ऐसे किसने कहा? अलीवर्दी ने कहा। अलीवर्दी, हाँ कंफ्यूज मत होना, अलीवर्दी ने बोला ये बात। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष भारत में अस्तित्व में आई थी? तो फोर्ट विलियम की जो प्रेसिडेंसी थी वो 1700 में आई थी। जॉब चार्नक 1660 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की किसने की थी? जॉब चार्नक ने। तुम्हें मैंने कल ये भी नाम बताया था, मैंने ये नाम तुम्हें कल किस लिए बताया था तो मुझे बताओ कमेंट में। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1757 में हुए थे। अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 को। अब तुम सोचो तुम खूब पढ़ते पर तुम भी बाइक क्यों नहीं देखते? तुम्हारा क्या होता है यार? मत करो इतनी मेहनत यार, लोगों को नहीं पता चलता, लोगों को लगता है कि बैठ के बकैती कर रहा होगा, और लोगों को पता है कि नहीं पता होता तुम पढ़ रहे हो, है ना, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। सारी पानी पी रही थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, पहला, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ऐसा कहा जीबी मैकाले ने ये बोला कि कंपनी जो है एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, 17 में ही आया है, अब चांसेस हैं रिपीट होने के। आओ, कंपनी के देशी राज्यों की प्रति नीतियाँ कौन कौन सी थी उसको हमने लगाना है। अभी मैं बता कर रही हूँ, ये बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सूरत संधि कब हुई? तुम्हारा 1775 में हुई है। मद्रास संधि हुई 1769 में हुई है, ठीक है। बसिंग संधि हुई 1802 में। अब मैंने अभी देखो इसमें इन्होंने 1803 लिखा था पर 1802 मैंने कहा ना, बसिंग संधि तुम याद कर लेना, हमेशा तुम्हें काम आती ही है आगे पीछे लगाने के, क्रम से लगाने के। और लाहौर संधि कब हुई है? 1846 को, ठीक है। अगेन आओ मिलाओ, चलो फटाक से देखो, क्रम से लगाओ। इलाहाबाद संधि तुम्हें पता है, अपने से लगाने की कोशिश करो। चलो मैं रोकती हूँ एक मिनट, अपने से लगाने की कोशिश करो इसको। दो तो आ रही होंगी ना तुम्हें, 2-3 तो आ रही होंगी, सालबाई वाली आ रही होगी और इलाहाबाद वाली आ रही होगी। चलो, इलाहाबाद संधि कब हुई? 1765 में हुई है। सालबाई की कब हुई? 1782 में हुई है। अभी मैंने बताया था साल भर बस से पूना गए सालबाई। अच्छा देखो, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा हो तो तुम्हें वो तो आता था ना कि ये कौन पहले कैसे आएगा। तो साल भर बस से पूना गए तो सालबाई तो पहले आ गए, फिर बसीन की आएगी उसके बाद। फिर मंगलौर तुम्हारा 1784 में, मामा श्री मैंने याद कराया था, तुम याद करो। फिर 1809 में अमृतसर की संधि, ये भी कल पढ़ा चुके हैं जब मैंने रणजीत सिंह वाला टॉपिक पढ़ाया था। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे तुम्हारे हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। देखो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन था उसमें? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है। सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार की थी 1798 में। कब की थी? 1798 में इन्होंने की थी। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण कब हुआ है? तो 1877 में हुआ है। कब हुआ है? 1877 में हुआ है, याद रखना। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था? तो उपरोक्त सभी पर लागू किया गया था। कौन कौन थे इसमें? मांडवी, सूरत, कोलबा, जालौर पर। हड़प नीति जो है 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के विभिन्न राज्यों में लागू कर दी थी। उसमें 1839 में तुम्हारा मांडवी, 1840 में कोलबा, जालौर, 1842 में सूरत और हाँ बस इतना ही। नेक्स्ट,
सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब देखो डलहौजी ने कुछ कार्य किए थे यहाँ पे, हम यहीं पे देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख सफलताएं इस प्रकार हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ठीक है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने विलय किया 1849 में। दिलीप सिंह वाला तुम्हें याद होगा कारण दिलीप सिंह को पेंशन दे दी और इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ मिलकर दुर्व्यापार का आरोप लगाकर उसको भी अधिकार कर लिया। लोअर बर्मा और पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर अंग्रेजों डलहौजी के समय ही किया गया था। अब यहाँ पर देखो संधि लगाने वाला है, मैंने कल तुम्हें बताया था ए पापा मामा श्री वाली संधि। तो इलाहाबाद संधि कितनी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ रही घूम फिर के, अभी आर ओ वाले में भी आ गई है। तो एक्स तुम्हारी इलाहाबाद संधि कब हुई? 1765 में। एक्स ला शापेल की संधि कब हुई तुम्हारी? 1748 में। और ला बुर्द नासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ है तुम्हारा? 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति कब हुई है? 1754 में। नेक्स्ट फिर से देखो मिलाओ, इसी में मिलाओ व्यवस्था पे इसको करने में। तो सबसे पहले तुम्हारा सिक्किम का विलय मैंने अभी बताया था 1850 में। फिर तुम्हारा पंजाब का विलय 1849 में। फिर 1852 में बर्मा का विलय और झांसी का विलय होता है 1853 में। इसकी ट्रिक मैंने शायद कुछ ना कुछ तो बनाई थी, 1 मिनट। सबका विलय तो इन लोगों ने कर लिया है यार, अब हम लोग को याद करना पड़ता है बैठ के कौन किसका पहले विलय किया किसका नहीं किया है कि नहीं। पर कोई ना, और कर भी कर सकते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। मुझे बस कुछ सेकेंड का समय है, अगर आपको लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें इस दौरान, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कीमती है सभी का। मुझे तो कभी मिल नहीं रहा यार, बट जैसे ही मिलता है ना तो मैं मेंशन कर दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी तुम्हें। छोड़ो कोई ना। तो तुम्हें ये याद रखना है कि सिक्किम का कब हुआ है तुम्हारा? 1850 में। पंजाब का हुआ 1849 में। बर्मा का तुम्हारा हुआ है सबसे अंत में तुम झांसी वाला करो, 53 में झांसी वाला है। ठीक है, वैसा नहीं 53 के बाद किसी का हुआ ही नहीं। फिर नागपुर का 1854 में हुआ है, 1854 में तुम्हारा नागपुर वाला हुआ है सीन। ठीक है, और फिर 1855 में तुम्हारा करौली का है, हाँ 55 में ही है। ठीक है, आ जाओ नीचे। अब देखो कालानुक्रम लगाना है फिर से इनको, कौन किसका हड़प नीति के तहत पहले किसको हड़पा गया। तो देखो सबसे पहले सतारा आ गया तुम्हारा, 1848 से सतारा हो गया। ठीक है, इसके बाद जैतपुर संभल को 1849 में दोनों हो गए। बाघाट 1850 हो गया। उदयपुर 1852 हो गया। झांसी 1853 मैंने कहा था, और नागपुर को 1854 में विलय किया गया। ठीक है, भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो गैर हस्तक्षेप की नीति। जॉन शोर की जो नीति थी वो गैर हस्तक्षेप की नीति थी। अब गैर हस्तक्षेप का मतलब क्या है? लॉरेंस का संबंध कुशल और आक्रमणता मतलब शानदार निष्क्रियता एवं लॉर्ड कर्जन का संबंध तुष्टिकरण से था। अब देखो तुष्टिकरण वाला अगर अब आ जाए तो तुम गलत मत कर देना, तुष्टिकरण वाला तुम्हारा कर्जन हो गया। ठीक है, और गैर हस्तक्षेप वाला तुम्हारा कौन है? जॉन शोर हो गया। ठीक, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा की थी, कर्जन ने विभाजन करवाकर। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना जाता है, ये सबको पता है। निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने बोला था कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो इंदौर के होलकर ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप कितनी बार आया है ये क्वेश्चन। तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगेन ये घर बनाने लगे मेरे सर पे ही यहाँ से फिर से रिवाइज कराते हैं हम। सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? 1798 में हमारी हैदराबाद ने की थी। मैसूर में 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधी 1804 में। ऐसे करते करते बहुत सारे थे, पर इंदौर जो थे तो उन्होंने बोला भाई होलकर है ना, होलकर ना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब? 1856 में, अवध के नवाब को। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? डलहौजी ने क्या किया ना, उनके कुशासन का आरोप लगा दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, मैं रोक लेती हूँ। उन्होंने बोला कि अवध को कैसे हटाया? तो अवध को कुशासन के आरोप लगा कर हटा दिया था। नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार कर उन्होंने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। निम्नलिखित में से
कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया? तो जेम्स आउटम। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटम था। मैंने कल भी शायद इसका बताया था तुम्हें, 1854 वाला। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के आधार पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था। 1802 में पेशवा ने बसई की संधि मतलब बसीन की संधि की थी, किससे? इंदौर के होलकर पराजित होने के बाद। चलो, हड़प नीति के तहत न हड़प जाने वाला राज्य कौन सा था? तो अवध जो है वो हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था। मैंने अभी बताया कि हड़प नीति के तहत न हड़प करके उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। इससे गलत मत करना, कुशासन का आरोप लगा के उन्होंने किया था। बाकी सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको हड़प नीति के तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय है। नेक्स्ट है संभलपुर, सतारा, अवध, झांसी मिलाना है हमें। कैसे मिलाएंगे हम? तो अगर हमें आपको झांसी का पता है कि झांसी का 1853 था तो डी का 3, तो डी का 3 2 में दिख रहा है। अब देखो एलिमिनेशन राउंड से करोगे ना तब भी बहुत ईजी हो जाता है करना। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है डी में 3 2 जगह है, तो सी में 4 4 है, तो सी का 4 4 लगा दो, तो अवध का हो गया 56। ठीक है, 1856 हो गया। अब संभलपुर और सतारा, अब तुम्हें अगर ये पता है कि कौन पहले आया, सतारा आया कि संभलपुर आया, तो भी तुम मार सकते हो, है ना। तो अगर तुम्हें पता है कि संभलपुर 49 में संभलपुर था, सतारा 48 में पहले था, सतारा पहले फिर संभलपुर है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। एलिमिनेशन राउंड से ना कई क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, जैसे देखो ये वाला भी इजी हो गया उससे से। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध के टाइम पे तुम्हारा एम हर्स्ट था। कौन था? एम हर्स्ट था। सारे आंग्ल युद्ध तुम्हें याद होने चाहिए, बर्मा वाले भी। ठीक है, अब आता है देखो ब्रिटिश कालीन राजस्व और न्यायिक सुधार कैसा था। तो पहला है स्थायी बंदोबस्त। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। और डेट क्या थी? 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793। जॉन शोर, देखो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने लाई। ठीक है, बट जब आएगा ना तुम्हें क्वेश्चन तो वो 93 वाला ही आएगा कि कब जारी किया गया, कब स्थापित हुई। तो 93 को स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी या फिर जागीरदारी या फिर बिस्वेदारी, इतने नाम हैं इसके। ठीक है, कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे एक बार देख लेंगे, आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। जमींदारों को अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया। जमींदारों को अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया। जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। अब आता है कि स्थायी रूप से निर्धारित किया गया था या फिर अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था? तो स्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। भूमि कर का 10/11 भाग जो है वो कंपनी को दिया जाएगा और 1/11 भाग जो है जमींदारी को प्राप्त होता था। यदि किसी कारणवश जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था तो अंग्रेज द्वारा बनाए गए सूर्यास्त के नियम के अनुसार कर ना चुकाने की अंतिम तिथि के बाद उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। समझ रहे हो? अगर आप नहीं चुका पाए हो तो उसकी जमींदारी जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब आता है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमारी में स्थायी बंदोबस्त स्थायी रूप से जमींदारों को दी गई थी। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ कहाँ लागू की गई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बीबीयू में तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी। कहाँ पे थी? बीबीयू में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कालांतर में ये पद्धति यूपी, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू हुई थी, बट पूछा यही जाता है, बीबीयू ही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो डी, इसमें किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया था। बिल्कुल नहीं, अगर सुरक्षित किया ही जाता तो क्या ही बात होती, है ना। तो इतना नाटक होता ही ना। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो स्थायी बंदोबस्त में ही ऐसा था कि जो जमींदार थे उनको इन्होंने मध्यस्थ बना दिया था कि आप वसूली करिए, आप बुरे बनिए। ठीक है, बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी तथा जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी समस्या विद्यमान थी। उस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी। यहाँ लगान किसने वसूल किया जाए, भूमि का मालिक किसे माना जाए, लगान कितने दिनों के निर्धारित किया जाए, इस विद्यमान समस्याओं पर जॉन शोर ने अलग से विचार किया। फिर उन्होंने क्या निकाल दिया? तुम्हारा ये व्यवस्था। ठीक है, उनके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है। सरकार राजस्व की राशि को लेकर भी जेम्स ग्रांट के विचार जॉन शोर व कॉर्नवालिस से अलग थे।
अब आता है स्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे। तो उनके विचार थे, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। आरसी दत्त जो थे उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था, ना कि वो। इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। अगर पूछा जाएगा कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, आरसी दत्त ने लिखी है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो फिलिप फ्रांसिस ने किया था। किसने किया था, फिलिप फ्रांसिस ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था। 1885 में भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे, तो एंटोनी पी मैकडोनल्ड थे। कौन थे, एंटोनी पी मैकडोनल्ड, वही मैकडोनल्ड जहाँ आप जाते रहते हैं। तो भारत सरकार के वित्त सदस्य कौन थे, ये थे। अब देखो ये क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस एसीएफ का है, मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ये कौन थे, एंटोनी पी मैकडोनल्ड थे। मैकडोनल्ड तभी वित्त सदस्य बना दिया, उनको पता था कि आने वाले टाइम पे आप बहुत कमाई करने वाले हैं, है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है, तो टॉमस मुनरो जो है वो 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर रैयतवाड़ी उन्होंने व्यवस्था आरंभ की। इस व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ इलाकों पर लागू थी। पहले वाली कहाँ पे थी, बीबीयू में। कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये वाली कहाँ पे है, मद्रास, मुंबई कर लो, मुंबई बम्बई याद हो जाएगा, एमएम हो जाएगा। मद्रास, मुंबई और असम एमएमए, ठीक है। या फिर एमबीए इजी हो रहा ना याद करना। मद्रास, बम्बई, असम, एमबीए। और पहले वाली क्या थी, बीबीयू, एमबीए। अरे वाह, बहुत इजी बन गई, ठीक है। इसके अनुसार सीधे रैयतों से कर की वसूली की जाती थी, अर्थात स्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें जमींदार बिचौलिया नहीं होते थे, ठीक है। आ जाओ, देखो अभी मैंने बताया कि टॉमस मुनरो किसके लिए थे, अभी बताओ जरा किसके लिए थे, बिना आंसर देके बताओ। चीटिंग कभी कभी नहीं भी करनी चाहिए। तो किसके लिए थे टॉमस मुनरो, सोचो। चलो लगाओ यहाँ पे, देखो इसका आंसर ए सही है। ए का 4, जोनाथन डंकन जो है वो बनारस के स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। और कार्नवालिस का इजी है तुम्हारा, स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। और हार्ट मैकेंजी जो है वो महालवाड़ी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। टॉमस मुनरो तुम्हारे रैयतवाड़ी के लिए जाने जाते हैं। जोनाथन डंकन बनारस के स्थायी बंदोबस्त के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय से अलग अलग किए गए हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से, ठीक है। 1793 में शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था ये। निम्नलिखित कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में से उसका सलाहकार था, तो सर विलियम जोन्स जो थे वो सलाहकार थे, ठीक है। भू राजस्व नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था। जो पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था थी उसको प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था, तो उसका कारण था कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू व्यवस्था की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, हाँ उनकी अक्षमता के चक्कर में। अब देखो तुम यहाँ पे देखो 1997 का हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन था। अब लोगों को लगेगा नहीं आएगा, बट ये आरओ में आया कि नहीं आया, इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। आयोग इतना मेहनत नहीं करता कि वो क्वेश्चन बनाए बैठ के, उठाओ कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एक बार आंसर की जारी हो चुकी है तो वो क्लेम कर सकते हैं कि अब मैंने यही उत्तर माना था, दैट्स राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की। इसमें इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। मतलब प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारियों को भू राजस्व की वसूली में होने वाली परेशानी से भी मुक्ति मिली थी, लेकिन ये व्यवस्था असफल रही। कृषकों को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, ना तो कोई जानकारी थी और ना ही भूमि में स्थायी रुचि। भारत के निम्न व्यवसायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि किसमें इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, हाँ लॉर्ड कैनिंग टाइम पे ये सारे आए थे। भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। अब यहाँ पे देखो लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या होता, लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1869-72 के टाइम पे भारत में सर्वप्रथम जनगणना भी हुई थी।
लॉर्ड लिटन के टाइम पे स्ट्रेची अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किए गए थे। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सबको पता है 1885 में कांग्रेस आई है और इसमें ही डफरिन थे। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है और बंगाल अवध पंजाब टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया गया है, तो ये हुआ है 1871, 12 अक्टूबर 1871 में हुआ है ये, ठीक है। बंगाल में 1876 में और 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया इसे। सबसे अधिक बोले जाने वाली भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने शिकायत की थी कि बंगाल जो भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल जो है वो वनचरों के निवास के योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। अब ये भी देखो यार, ACF का क्वेश्चन है 2019 का, अब रिपीट हो जाएगा, तुम लोग दिखा दो कि कैसे रिपीट हो रहा है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। अब देखो ये 21 का क्वेश्चन है RO का, ठीक है। अभी तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन्होंने तो A माना है, तो अब कभी आए तो तुम्हें A ही मानना है 40%, ठीक है। होता तो 52% था, पर आयोग तो आयोग है, तो इन्होंने A माना है, इसलिए हम भी वही मानेंगे जो ये मानते हैं। अपने यहाँ बकैती नहीं चलानी है। भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद से सक्रिय हिस्सा लिया था, तो दादा भाई नौरोजी ऐसे थे जिन्होंने धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं PT में भी, एज मेंस में भी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में दी गई है, तो अपवाह सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, तो अपवाह सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि देखो, ब्रिटिश आर्थिक नीति प्रभावित करने वाले पहले व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है। इसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है ना। इन्होंने ये कहा कि कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। भारत का प्रथम छापा खाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो गोवा में। मैंने बताया था ना, कल ही हम लोग बात किए थे ये कि प्रथम छापा खाना जो था 1556 में पुर्तगालियों के टाइम पे गोवा में खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, क्योंकि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। एकदम सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तभी तो ना ये तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बहाल व्यवस्था सब इतनी आई। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ, तो बॉम्बे से थाने के बीच हुआ था प्रथम रेल लाइन का निर्माण। अब लोगों को लगेगा यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जो 4 बार पूछा है इन्होंने। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर से लेकर थाने तक चली थी। निम्नलिखित में समाचार पत्र में से किसने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, तो सहचर समाचार पत्र ने कहा था कि जो भारत में जो रेल का विकास है वो एक हथकड़ी है। क्या है, हथकड़ी है। डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेल लाइन बॉम्बे से थाने बिछाई गई थी। शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य को रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया था। रेलवे भारत में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं की, ना टीपू अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ, और यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। ऐसा किसने कहा, ये ऐसा कहा सर अर्नाल्ड ने, ठीक है, सर अर्नाल्ड ने कहा। भारत में, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, देखो सर अर्नाल्ड ने कहा, ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है, अभी ये रिपीट हो जाएगा अगर, तो लोग कहेंगे कहाँ से रिपीट हुआ है, पर इसको एक बार देखना तुम्हें। भारत में रेल का जो विकास है एक हथकड़ी है, ऐसा सहचर में कहा गया है। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना उनका उद्देश्य था, ठीक है। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। अब जैसे जब भी इसका मामले में बात है ना, तो नौरोजी ही है, उसमें समझ लेना। अब देखो, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय संबंधी जो अनुमान मिलते हैं उसमें प्रमुख हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और VK राव, RCE। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश किसमें हुआ था, तो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था, तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया उन्होंने लिखी, और उन्होंने ध्यान खींचा कि हमारा जो पैसा है वो सब जा रहा है इंग्लैंड में, ठीक है।
2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की। नहीं, पेन टेढ़ी क्यों चल जाती है कभी यार। लंदन में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, सॉरी, ठीक है। एक बैठक में पढ़े गए अपने लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में अपना मत प्रकट करते हुए ये विचार प्रकट किया कि इंग्लैंड भारत पर अपने शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने क्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हमेशा तुम देखोगे पीवाई की तुम्हें मिलेगी है। 1867 में द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि लेखों में इन्होंने धन का बहिर्गमन के बारे में बात कही। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। मतलब होता नहीं कि अपनी बीवी सजा नहीं, अगले की बीवी सजा रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि अगर रेलवे की उपयोगिता कोई मतलब नहीं है अपने, जब ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता नहीं है, ये तो वही हो गया ना कि दूसरे की पत्नी को सजा रहे हो आप। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा ऐसा। एक प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ऐसे हैं। बड़े बड़े काम इन्होंने किए, मुझे लग रहा है। भारत के आर्थिक इतिहास में पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? रमेश चंद्र दत्त। अब दादा भाई नौरोजी यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि पहली की बात हो रही है और आर्थिक इतिहास पर 1902 में आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? भारत का आर्थिक इतिहास। ये देखो। और भारत धन से रिलेटेड जो निष्कासन सिद्धांत था वो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट है, टिटली कमीशन का संबंध किससे है? तो श्रम से है। इनका उद्देश्य था श्रमिकों को मौजूद परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया। दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण कब किया गया? स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो बाल मजदूर से संबंधित था। नेक्स्ट, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ 1926 में। कब हुआ? 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम में 1926 में पारित हुआ। ये इससे पहले ये अधिनियम नहीं था और मजदूरों से बलपूर्वक काम करवाया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था उन्हें, परंतु इसके अधिनियम के तहत वे हड़ताल कर सकते थे। सोचो, वाह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। गलत। वो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने काल में भारत विनिर्मित माल का आपूर्ति करता ना होकर कच्चे माल का आपूर्ति करता था। हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ मस्त बना के खूब ही हम ही को बेचते थे अल्लाह को। मतलब हमारी मुर्गी तो हम ही को बेच रहे हो, है ना। ऐसा कह लो कि मुर्गी लेके जा रहे हैं और बटर चिकन बना के लाए हम ही को बेचते थे कि लो भैया तुमसे ही कच्चा माल लिया मैंने, उसको रोस्ट करके एकदम बटर वटर लगा के आपको दे देंगे हम, आप खा लीजिएगा। मुर्गी कितने के रखे? 100 रुपये में। बेच कितना रहे हैं? 1200 रुपये में। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी थी? तो शोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 18वीं शताब्दी में कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो बनारस, पूना और नासिक तांबे और पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। आरंभ में यूरोपीय व्यापारी किस में रुचि थी? उसमें उनको मसाले में रुचि थी। उनके पास मसाले थे, फीके फीके खाना खाते थे सब। तो उन्होंने यार मसाले इनके पास लाओ, हम भी खा लेते हैं तो कुछ कहानी बना देती मैं कुछ भी यार। नो डाउट ये तो सच है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो कपास का करते थे। किसा करते? कपास का। अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु को निर्यात करते थे? तो कपास का करते थे। नेक्स्ट, आयात और निर्यात में दिक्कत तो नहीं होती है ना। भारत से कच्चे माल के रूप में कपास, अफीम, नील आदि ले जाते थे और ब्रिटेन में माल तैयार करके पुनः भारत में बेचते थे। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व था। भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का प्रमुख कारण कौन सा था? तो ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिकतम भूमि पर लगाना। इतना भूमि कर लगा दोगे आप तो अगला क्या ही करेगा। हाँ, कुल उत्पादन का 50% तक होती थी उस टाइम पे। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ऐसे थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अलग से प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो
योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर में थे। वे एक अभियंता भी थे। तो ऐसा कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। इनकी जो पुस्तक है वो है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी बोले, इकोनॉमी बोले, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित को कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। क्या कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ठीक है, इसी ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कहे जाते हैं। रिपन एक जनतांत्रिक चेतनावादी व्यक्ति थे। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए प्रावधान बनाए थे। स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए थे। सरकारी बोर्डों का गठन किया गया था। कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी के द्वारा वयस्क पुरुष व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन कार्य करने के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? तो 12 घंटे निर्धारित किए गए थे आपको कार्य करने के लिए। ठीक है, 12 घंटे काम करता है। वेवल तक आते आते ये जो कार्यविधि है वो 9 घंटे हो गए, जो कैंटीन की व्यवस्था के लिए। चलो भैया, अच्छा कुछ तो रहम खाया आपने। चलो वीडियो कहीं रोक देगा तो, क्योंकि 1857 की क्रांति थोड़ी सी बड़ी है और इसको करने में टाइम भी लगेगा। और फिर आप बोलते हैं कि मैम वीडियो लंबी हो जाती है, तो 1857 की क्रांति हम कल शुरू करते हैं, क्योंकि ये लंबी क्रांति है ना। चलो अब साथ साथ पढ़ते रहना है ना। जैसे जैसे तुमने इंडियन ज्योग्राफी खत्म किया ना, वैसे वैसे सोचो। तुम अभी तक तुम खुद करते, तुम कर पाते? इंडियन ज्योग्राफी खत्म इतनी जल्दी नहीं कर पाते, और तुम्हारे दिमाग में जाती हुई चीज़ें। अच्छा सुनो, ये नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया है। अब जैसे तुम्हें कभी तुम खाना खा रहे हो, तुम कभी कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं तुम ट्रेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो, तो उसको तुम लगा लिए कान में अपना ब्लूटूथ लगा के। जो गाने मत सुनो, एक साल गाने वाने मत सुनो। PYQ सुनो, PYQ सॉल्व करो, जहाँ तुम्हें मिले PYQ मॉक लगाओ, खूब भयंकर खूब लगाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए करंट भी लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं चाह रही हूँ जो इतने बच्चे PPSC दे रहे हैं ना, वो एक बार क्रिस्प नोट्स देख के जाएँ तुम्हारे करंट का। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हम 1857 हम 8वें चैप्टर पहुँच गए, सोचो थी जल्दी, तो कल हम इसे शुरू करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, खूब सारी पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना। टाटा।